पार्लियामेंट का विंटर सेशन समय से पहले कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे अपने आप में सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ पर टोटल 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सस्पेंशन देखने को मिलता है। 18 बिल्स इसमें पास हुए। सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला लोकसभा के अंदर, और जो तृणमूल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी महुआ मोइत्रा, उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया इस पूरे सेशन के अंदर। एंड इवन एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो बिल था वो भी लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस बिल के अगेंस्ट ना बहुत किसी ने खास अपोज नहीं किया। अब आप लोग सोचोगे सर ऐसा क्यों, अपोज क्यों नहीं किया? अरे इसलिए क्योंकि भैया जो ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो सस्पेंड हो रखे हैं ज्यादातर। तो बिना किसी या खास कुछ ऑपोजिशन के बिना ही इस बिल को यहाँ पे पास कर दिया गया है। एंड ये थोड़ा बिल अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल बन जाता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों, क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे ये अगेंस्ट जाता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 22 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज दोपहर 12 बजे यानी कि 22 दिसंबर दोपहर 12 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन है डीपी अग्रवाल सर के साथ। आप जानते होंगे कि डीपी अग्रवाल सर एक्स यूपीएससी चेयरपर्सन रहे हुए हैं, एंड एज एन यूपीएससी चेयरमैन इन्होंने हजारों ही स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हुए हैं। एंड इनको कंप्लीट आइडिया है कि कैसे एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है इंटरव्यू के अंदर, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, एंड किस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे 190, 195, 200 इस तरह जो स्कोर लेकर आते हैं ना, उनके पीछे क्या कारण रहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे आज डीपी अग्रवाल सर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग, जो पटेल नगर के अंदर मुझे सेंटर है हमारा, ठीक है ना, ये एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर जाइए। डेफिनेटली 12 बजे आप सर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ताकि आप भी समझ पाएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आप आपकी जो भी ड्रीम सर्विस है उसको यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो टाइम मत भूलिएगा, 22 दिसंबर दोपहर 12 बजे, और ये रही लोकेशन, यहाँ पर आप जा सकते हो, जो कि हमारा पटेल नगर सेंटर ही है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की रिगार्डिंग जो बिल, अब समझना। देखो अभी तक क्या हो रहा था, आप नोटिस करो कि अभी तक जब हम बात करते हैं ना सीईसी या ईसी, इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर नहीं था हमारे पास कि किस तरह से इनको अपॉइंट करना है। तो होता क्या था, अभी तक डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर दिए जाते थे। कैसे? जो भी सरकार इनको रिकमेंड करती थी ना, सरकार इनको रिकमेंडेशन भेजती थी इनको प्रेसिडेंट साहब को, एंड प्रेसिडेंट साहब अकॉर्डिंगली सीईसी एंड ईसी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया करते थे। पर ये मुद्दा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पूछा कि यार ये बात तो ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसका नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, इसी साल की बात है। अब यहाँ पर इन्होंने पता क्या बात करी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये बात ऐसा मत करो। आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को जब सिलेक्ट करते हो ना, तो 3 मेंबर होने चाहिए उस कमेटी के अंदर। कौन कौन? आपके प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा के हैं, एंड तीसरे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर तीनों मिलकर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन आपका सीईसी या ईसी होना चाहिए। ठीक है। पर सरकार ने क्या किया, सरकार इसके ऊपर एक बिल ले आई है। ठीक है। अब इस बिल के अंदर बदलाव पता क्या किया गया? इस बिल के अंदर बदलाव कर दिया गया कि यार ये स्टार्टिंग के 2 लोग यानी कि प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तो रहेंगे सेम, पर तीसरे पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। तो उनकी जगह कौन होंगे? उनकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब यहाँ पर ना यही थोड़ा इसका कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि आप नोटिस करो, पहले तो चलो तीनों अलग अलग थे, प्रधानमंत्री जी अलग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अलग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग हैं। तो एक इंडिपेंडेंट हम फैसला देख सकते हैं। पर अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आपने कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पे बना दिया, तो टेक्निकली प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट मिनिस्टर जी ये तो एक ही साइड हमेशा वोट करेंगे। तो इसका डिसीजन हमें ऑलरेडी पता है कि इसका डिसीजन हमेशा हमेशा 2:1 ही आएगा। तो एक तरह से हमने कमेटी बना जरूर दी है यहाँ पे, पर उस कमेटी का निर्णय क्या होगा ये सबको स्टार्टिंग से ही पता है। तो इस वजह से ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, मतलब सरकार हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दे जो कि ठीक है ना, कितना इंडिपेंडेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थोड़ा खड़ा कर देगा। इसके अलावा ना जब जो इलेक्शन कमीशन जो बिल है ये दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय पता क्या बोला गया था? उस समय बोला गया था कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी जो सैलरी और जो कंडीशन है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में होगी। पर बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्होंने सरकार को यहाँ पे पत्र लिखे, उसका सरकार ने बोला कि नहीं,
कैबिनेट सेक्रेटरी वाली चीज़ हटा देते हैं। जो पहले हम बात करते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट ही इनकी सैलरी और इनकी जो कंडीशंस रहेंगी वो वैसी ही हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सीई एंड ईसी की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट जज के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 6 साल तक की इनकी यहाँ पे टर्म रहेगी और यहाँ पे 65 ईयर्स तक मैक्सिमम ये एज तक रह सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि एक सर्च कमेटी बनेगी जिसको हेड करेंगे हमारे लॉ मिनिस्टर जी। दरअसल में क्या होगा ना, ये लॉ मिनिस्टर की जो सर्च कमेटी है ये 5 नाम को रिकमेंड करेगी। वो 5 नाम किसके पास जाएंगे? ये जो 3 मेंबर कमेटी है, आपके प्रधानमंत्री जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर ये अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर इस तरह से वर्क करेगा। तो डेफिनेटली देखो, जरूरत थी, हमारे पास एक एक्ट की जरूरत थी कि प्रॉपर एक बिल हो जो चीजें बताए कि कैसे कैसे चीजें ये अपॉइंटमेंट होगी। पर इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल यहाँ पे बन जाता है। बाकी अदरवाइज डेफिनेटली जो लूप होल, या फिर जो लूप होल नहीं बोलना चाहूंगा, जो वैक्यूम अभी तक एग्जिस्ट करता था कि आपके पास कोई प्रॉपर एक्ट ही नहीं था, वो एक्ट जरूर यहाँ पे बन चुका है। बाकी चीजें आप देख पाओगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है वो सेम एज अ मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और इलेक्शन कमिश्नर्स को जो रिमूव किया जाता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के ऊपर उनको रिमूव किया जा सकता है। बाकी स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। प्रॉपर सेफ गार्ड्स होंगे इनके रिगार्डिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक तरह से इस वजह से जो अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन है ना, उनको यहाँ पे रीडिफाइन कर दिया गया इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइगर नंबर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सी आर आईज। क्या मतलब इस चीज का? देखो, जो आपका बिहार के अंदर ना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इनकी जो पॉपुलेशन पहले थी लगभग 31 टाइगर्स देखने को मिलते थे, आज के समय ये 54 हो चुके हैं। तो एक मैसिव राइज, अप्रोक्सीमेटली 75% का इंक्रीज देखने को मिला है इस बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी तेजी से इंक्रीज हो गया, वो भी पिछले 4-5 साल के अंदर, ऐसा कैसे? देखो, जो आप जैसे टाइगर्स की बात करो, टाइगर्स ना ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। टाइगर तो खुद मतलब उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? आपके ग्रासलैंड्स के ऊपर। तो हुआ करता क्या, यहाँ पर ना हमने क्या किया, जो लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना था, ह्यूमन एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा थी, उसको यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कम होगी, ठीक है। ग्रासलैंड अकॉर्डिंगली हमने एक्टिविटीज कम करने की वजह से ग्रासलैंड कवर बढ़ा, ग्रासलैंड बढ़ गया, उससे हर्बीवोर्स बढ़ गए, हर्बीवोर्स बढ़ गए तो कहीं ना कहीं टाइगर की पॉपुलेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल गई, क्योंकि इनके सर्वाइव करने के चांसेस अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे बढ़ते गए। तो ये यहाँ पे फायदा हुआ इस तरह से। एंड इसी वजह से ना, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एनटीसीए ने इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की काफी ज्यादा तारीफ करी है कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिहार के वेस्ट चंपारण लोकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ मेजर रिवर्स जैसे गंडक, ठीक है, वो इसी पार्ट से फ्लो करती है। बाकी कुछ और रिवर जैसे पंडई, मनौर, हरहा, मसान, बापसा, ये भी इसी पर्टिकुलर रिजर्व के बीच में से यहाँ पे फ्लो करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर से, ठीक है। ये वाल्मीकि चितवन, परसा तेराई आज टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप का यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फौना की बात करें तो कॉमन लंगूर हो गया, रेसिस मिकाओ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी रिजर्व को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड है। थोड़ा सा पहले मैं आपको एनटीसीए के बारे में बताता हूँ। दरअसल में ना, एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी है किस एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ये अथॉरिटी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी कुछ पावर्स की बात करें ना, तो यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको अप्रूव किया जाता है। देखा जाता है कि किस तरह से आपका माइनिंग इंडस्ट्री, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनको अप्रूवल हम दे सकते हैं ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हमारी जो फौना है उसके ऊपर ना आए। और साथ साथ आपकी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है प्रोजेक्ट टाइगर को, वो यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती है। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन्स की, तो आप जानते होंगे कि इको सेंसिटिव जोन्स वो एरियाज होते हैं जिनमें अच्छे खासे हमें इन्वायरमेंटल रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली जैसे मान लो ना, आपका नेशनल पार्क है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके 10 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होता है ना, उस जोन को हम इको सेंसिटिव जोन की तरह कैटेगराइज कर देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ऐसे डिक्लेयर करती है कि कौन सा एरिया इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आएगा एंड कौन सा नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको इसके रिगार्डिंग, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। देखो, वैसे तो मैं रोज बताता हूँ, पर शायद आप में से ज़्यादातर लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। तो ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है PW ओनली एस ऑफिशियल,
यहाँ पर जाकर आप इसके टेलीग्राम पे जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्विज या बाकी और चीज़ें भी हमारी टीम शेयर करती रहती है, तो आप उनके साथ भी यहाँ पे जुड़ सकते हो। ये यहाँ पे इसका लिंक भी है, ठीक है? आप जाइए एंड डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2023। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि रिपोर्ट है ना, इसको रिलीज किया गया बाय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड क्विकहिल। ये तो कंपनी आप जानते हो क्विकहिल के बारे में। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। दरअसल में ना आप जानते होंगे नेस्कॉम के बारे में। सर नेस्कॉम क्या है? देखो नेस्कॉम ना एक तरह की एनजीओ है, ठीक है? जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं उनके रिगार्डिंग उनके जो भी इंटरेस्ट है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे आप अलग-अलग बॉडीज़ देखते हो ना, जैसे ट्रेड बॉडीज़ होती हैं, उसी तरह से जो नास्कॉम है ना, ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, ठीक है ना? तो इन सभी कंपनीज़ का कैसे इंटरेस्ट आगे सामने रखा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ये ट्रेड एसोसिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसी के द्वारा प्रीमियम इंडस्ट्रियल बॉडी जो आपकी डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग सेटअप करी गई है, दैट इज डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इंडियन साइबर स्पेस को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे इसको सिक्योर बनाना है, ये सारी चीजें इसके द्वारा देखी जाती है, इसको बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अभी जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है वो इसके द्वारा एंड साथ साथ क्विक हिल के द्वारा यहाँ पे रिलीज करी गई है। यहाँ पर ना कुछ ट्रेंड्स बताए गए हैं जो कि आप अपने मेंस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे अगर आप नोटिस करोगे, सूरत और बेंगलोर के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ मालवेयर अटैक डिटेक्ट किए गए। उसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिटेक्शंस देखे गए। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप जैसे पेन ड्राइव हो गया, ये जो सब चीज़ें लगाते हो ना, तो 50% जो डिटेक्शंस हैं वो इनके साथ लिंक्ड रहते हैं और 25% अटैक्स ऐसे होते हैं जो आपकी लेट से आपके पास कोई वेबसाइट के ऊपर आया, कुछ मेल आया, ईमेल, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो जैकिंग यूज़ करी गई है। ये क्या होता है? देखो जब आप ना जैसे आप माइनिंग वगैरह करते हो, सर किस चीज़ की माइनिंग? अरे बिटकॉइन वगैरह माइन करते हो ना, तो अगर मान लो आपके डिवाइस को यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स बिटकॉइन या बाकी और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इमर्जिंग थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे, तो टोटल डिटेक्शन लगभग 400 मिलियन डिटेक्शंस देखी गई हैं ओवर 8.5 मिलियन एंड पॉइंट्स। इसके साथ ही डिटेक्शन रेट की बात करें तो एवरेज 700 से भी ज़्यादा डिटेक्शंस पर मिनट देखने को मिलती हैं। बाकी ज़्यादातर बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस के ऊपर देखा जाता है। रैनसमवेयर इंसिडेंट रेशियो आपको 650 में से 1 पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि ये सारा डेटा इसके द्वारा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमें हेल्प करेगा कि कहाँ-कहाँ पे हमें कुछ काम करना है, कहाँ-कहाँ पे हम चीज़ें बेटर कर सकते हैं। स्टेट वाइज़ हॉटस्पॉट्स की बात करें तो तेलंगाना पहले नंबर के ऊपर, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड दिल्ली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसके रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम, यूरोपियन यूनियन माइग्रेशन डील। देखो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ने क्या किया है ना, एक एग्रीमेंट के ऊपर रीच आउट कर गए हैं ताकि जो ब्लॉक की माइग्रेशन पॉलिसी को हम रिफॉर्म कर पाएँ। देखो आप समझो पहले तो, आप लोग ना असाइलम का मतलब जानते होंगे। जब हम बात करते हैं देखो असाइलम की, तो बेसिकली ना सामने वाली कंट्री आपको एक तरह का प्रोटेक्शन देती है। किस तरह का प्रोटेक्शन? मान लो कि एक कोई पर्सन है, उसको खतरा है, पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से उसकी ज़िंदगी डेंजर के अंदर है, वो आपके देश में आ गया, तो आपने ना उसको प्रोटेक्शन दी उसकी कंट्री ने। ये देश ने अपनी कंट्री को पर्सन ने अपनी कंट्री को छोड़ दिया, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, इसको बोलते हैं असाइलम। और माइग्रेशन तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ना यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, एक प्रॉपर रूल्स बना दिए हैं। कैसे? पहले तो प्री एंट्री स्क्रीनिंग होगी उनकी, ताकि चेक किया जा पाए उसकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसके बायोमेट्रिक्स, उसकी नेशनैलिटी, ऐज, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके हिसाब से एक प्रॉपर डेटाबेस बनेगा, ठीक है ना? एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन होगा 2 तरह से। एक तो होता है नॉर्मल प्रोसीजर, जहाँ पर असाइलम के लिए कई महीने लग जाते हैं। एक होगा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, जहाँ पर 12 वीक से कम टाइम लगता है, मैक्सिमम 12 वीक्स लगते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के ना माइग्रेशन, असाइलम यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पर इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। एंड इवन यहाँ पे इन्होंने क्राइसिस के अंदर कैसे चीज़ होनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर अचानक बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आ गए। तो वहाँ पर उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट पता क्या है? यूरोपियन यूनियन ना अपने आप में आप नोटिस करो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। पिछले वीक्स के अंदर हमने एआई के रिगार्डिंग देखा कि कैसे इन्होंने एआई के रिगार्डिंग लेकर आया है। उसी तरह से माइग्रेशन असाइलम के ऊपर इन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन डील रीच करी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर हम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात करें ईयू की, तो आप जानते होंगे कि इसको 1957 के अंदर फाउंड किया गया था बाय 6 मेंबर्स, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग एंड नीदरलैंड्स।
धीरे-धीरे इसके अंदर कंट्रीज़ ऐड ऑन होती गई, आज के समय टोटल 27 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर यूरो, इनकी जो शेयर्ड करेंसी हमें देखने को मिलती है 19 मेंबर कंट्रीज़ की, जिसको हम कलेक्टिवली यूरोज़ोन भी यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इसके रिगार्डिंग, पर पहले ना आप न्यूज़ समझो कि यहाँ पर न्यूज़ क्या है विद रिगार्ड्स टू एआईएफ और इसका मतलब क्या है, समझना पहले। जैसे मान लो ये आपका बैंक है, ठीक है? अब बैंक ने ना किसी आपको कंपनी को कुछ पैसा दिया, क्या दिया? बैंक ने इस कंपनी को कुछ पैसा दिया, व्हाटएवर, लेट्स से 100 करोड़ दिया, ठीक है? अब 100 करोड़ पैसा दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी 100 करोड़ तो देगी ही देगी, प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देगी, ठीक बात है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट वो वापस करेगा, पर कई बार ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया। अब जब कंपनी पैसा ऐसे रिटर्न नहीं ना करती, तो क्या होने लग जाता है, वो स्ट्रेस एसेट बन जाता है, बाद में जाके एनपीए भी बन जाएगा, आप जानते हो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है ना? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, ऐसे कैटेगराइज होते रहते हैं। पर काफ़ी बार ना बैंक पता क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। सर एवरग्रीनिंग का मतलब क्या? बैंक बोलते हैं कि यार ठीक है, कंपनी तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, ये हमसे थोड़ा सा और कर्जा ले लो, ठीक है ना, थोड़ा सा और पैसा ले लो एंड कोशिश करो अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की। फिर अगली बार फिर से इसको कर्जा दे दिया, फिर से इस तरह से कर्जा दे दिया। आप पता क्या कर रहे हो, उस लोन को एवरग्रीन करते जा रहे हो, एक लोन देने के लिए दूसरा लोन, ऐसे ऐसे करते करते ना आप उसको एवरग्रीन करते रहते हो। इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर इसलिए एनपीए बन चुका है, पर आप चाहते नहीं उसको यहाँ पे सब स्टैंडर्ड की तरह कैटेगराइज करना, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ आरबीआई प्रोटेक्शन लेकर आती है, पर एक चीज पता, इन्होंने एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढ लिया है, वो क्या है? वो है एआईएफ के माध्यम से। समझते हैं क्या बात है? पता क्या करते हैं आजकल बैंक, बैंक क्या करते हैं, बैंक यहाँ पर एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? और ये जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये किसी ना किसी तरह से, जैसे मान लो आप शेयर्स के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, वो पैसा यहाँ तक पहुंचा देता है। तो टेक्निकली ना इनडायरेक्ट तरह से आपने एवरग्रीन कर दिया लोन को। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बैंक ऐसा करते क्यों, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स? देखो बैंक इस तरह से पता क्या करते हैं, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीओ को छुपाने की कोशिश करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जब भी कहीं ना कहीं कोई चीज एनपीए की तरह कैटेगराइज होती है, तो कुछ पैसा अलग से जो रखना होता है ना, वो बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, आप जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, जो पैसा अलग से रखा है। और जैसे जैसे पैसा, जैसे जैसे जो आपके एसेट की कैटेगरी बदलती रहती है, जैसे मान लो एनपीए बन गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रोविजनिंग जो पैसा अलग से रखोगे वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो पैसा अलग से ना रखना पड़े बैंक को साइड में, इसलिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को किया जाता है। अब यही बात आरबीआई ने नोटिस करी कि एआईएफ का यूज किया जा रहा है यहाँ पे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के रिगार्डिंग, और आरबीआई ने बोला कि ऐसा मत करो, ठीक है ना? तो एआईएफ दरअसल में होता क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि पैसा कहाँ-कहाँ में जाता है, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इस तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप्स के अंदर। ये ध्यान में रखना है, ये सेबी के रूल्स के अंतर्गत डिफाइंड है, ये अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई नहीं है, यहाँ पे सेबी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनको एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू अ कंपनी या फिर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा। अब क्या फायदे हैं इन्वेस्ट करने के एआईएफ के अंदर? देखो जब आप एआईएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले, आपकी वोलेटिलिटी कम हो, ठीक है ना, कि आपके बहुत सारे फ्लक्चुएशंस ना हो। साथ-साथ आपने पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई कर दिया, और जब आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर देते हो ना, तो कहीं न कहीं आपका जो रिस्क होता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है? बाकी आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरी 1 हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, जैसे आपका प्राइवेट इक्विटी फंड, एंड कैटेगरी 3 आपका यहाँ पे आपको हेज फंड्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट पूछी थी ना, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एआईएफ वो फंड होती है, प्राइवेटली पूल्ड, जो कि आपको देखने को मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। दूसरी स्टेटमेंट जो आपसे पूछी थी ना कि यहाँ पे ये आरबीआई रेगुलेट करता है, गलत। ये रेगुलेट किए जाते हैं आपके सेबी के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एआईएफ के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे एक होमवर्क और दिया था गोवा लिबरेशन डे के बारे में। तो थोड़ा-सा ना इसकी डिटेल में चलते हैं। दरअसल में ना पिछले हफ्ते यानी कि 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक्चुअल में क्या था, 1961 के अंदर इसी दिन गोवा लिबरेट हुआ था। तो इस साल यहाँ पे इसके 62nd एनिवर्सरी हमें देखने को मिल जाएगी। वैसे तो देखो इंडिया 1947 में आजाद हो गया था, पर गोवा का लिबरेशन आया उसके 14 साल के बाद, थ्रू व्हाट, ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या ना, आप नोटिस करो, अगर आप हिस्ट्री के अंदर आप डेफिनेटली आपने जब स्पेक्ट्रम या जो भी आप बुक पढ़ते हो, तब आप जानते हो, ठीक है ना, कि किस तरह से वास्को ड गामा आया। फिर बाद में 1510 के अंदर क्या होता है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है, इसके द्वारा यहाँ पर गोवा
इनके कंट्रोल में आ जाता है जब वो बीजापुर के सुल्तान को यहाँ पे डिफीट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर बात करें थोड़ा टाइमलाइन की, तो सबसे पहले पता क्या होता है, 1954 के अंदर हमारा यहाँ पे दादरा एंड नागर हवेली के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो गोवा के अंदर लोग होते हैं ना, उनके अंदर इंस्पिरेशन आती है कि नहीं यार, हम भी आजाद हुए, हम भी इंडिया का पार्ट बने। उसी वजह से गोवन नेशनलिज्म का स्टार्ट होता है। एक यहाँ पे पर्सन है, ठीक है ना, ये इनका नाम है त्रिस्तो दी बारकेंसा कूना। ये दरअसल में गोवन नेशनलिज्म के फादर माने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर गोवा नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन करी थी 1928 का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ। उसके बाद 1946 के अंदर जो राम मनोहर लोहिया जी हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रैली यहाँ पे निकाली और बात करी कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए। अंजदीप आइलैंड के ऊपर ना 1961 के अंदर एक फायरिंग होती है, वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं एक्चुअल में। फिर यहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा ऑपरेशन चटनी यहाँ पे देखी जाती है। ऑपरेशन चटनी के माध्यम से हम यहाँ पर ना अंजदीप जो कैप्चर करते हैं हम यहाँ पे। फिर हमारा आ जाता है ऑपरेशन विजय। ठीक है ना। ऑपरेशन विजय की मदद से 1961 के अंदर हम यहाँ पर गोवा एंड दमन एंड दीव को यहाँ पे हम कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो गोवा है ना, वो इंडिया का इस तरह से पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से गोवा का लिबरेशन होना अपने आप में लास्ट टूर्नामेंट पावर का इंडिया से यहाँ पे डिपार्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से गोवा का लिबरेशन इंडिया के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए थे। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट से आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। जैसे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की अगर हम बात करें, तो ये बात कह रहा है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ माइग्रेशन के द्वारा रिलीज करी जाती है। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज करी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। दूसरा, पैक की बात कर रहा है कि 1947, अरे नहीं भैया, 1921 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी और हर साल ये कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है। तो सेकंड आपका फॉल्स हो जाएगा। तीसरे की बात करें, लंपी स्किन डिजीज, तो क्या ये वायरस है? बिल्कुल बिल्कुल वायरल डिजीज है। ये बात अपने आप में करेक्ट है। हिमाद्री की बात करें तो कह रहा है इंडिया का अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। नहीं, इंडिया का आर्कटिक था। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये पहला होमवर्क रहेगा साहित्य अकादमी के रिगार्डिंग। ये मैंने साहित्य अकादमी आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा इसको आपको आंसर करने की। दूसरा टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया गति शक्ति विश्वविद्यालय का, पर कोशिश कीजिएगा इसको यहाँ पे सॉल्व करने की। फिर कल अकॉर्डिंगली हम इसको देख लेंगे। ठीक है। तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाकर हमारी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।